बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी। आज के टॉपिक में देखेंगे एलिस वॉकर की ब्रीफ बायोग्राफी को, क्योंकि ये वही अमेरिकन फीमेल राइटर हैं जिन्होंने स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी, जो स्टोरी आज हमने डिस्कस करनी है, इन्होंने लिखी है। और लास्ट के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी की कंप्लीट समरी को डिस्कस करेंगे। एलिस वॉकर का लाइफ पीरियड फरवरी 9 1944 से लेकर स्टिल कंटिन्यू है। यानी एलिस वॉकर 1944 के अंदर पैदा हुई हैं और अभी तक इनकी डेथ नहीं हुई, अभी तक ये दुनिया के अंदर ही जिंदा हैं। चूंकि एलिस वॉकर की अभी तक डेथ नहीं हुई, तो आज की डेट में इनकी एज हो गई है 79 ईयर्स ओल्ड। एलिस वॉकर वाज बोर्न फरवरी 9 1944 इन जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स. She was an American African novelist, poet, short story writer, and also a social activist. एलिस वॉकर, जो कि अमेरिकन फीमेल राइटर हैं, ये 9 फरवरी 1944 को यूनाइटेड स्टेट के अंदर जॉर्जिया नाम की जगह पर पैदा हुई हैं। और हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखने से पता चलता है कि ये 20th सेंचुरी एक राइटर हैं, एक पोइट भी हैं, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और ये फिक्शन भी लिखती थी। और इसके अलावा ये सोशल एक्टिविस्ट भी थी, यानी जो लोग मुआशरे के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं ना, उनको कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट। एलिस वॉकर को मैंने अमेरिकन और अफ्रीकन लिटरेरी फिगर कहा है। देखें, ये पैदा हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जॉर्जिया नाम की जगह पर। अब याद रखें कि ये एक ब्लैक वूमेन है, इनकी जो सिविलाइजेशन है वो अफ्रीकन है। तो इसलिए ये अमेरिकन और अफ्रीकन, ये दोनों सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, इसलिए मैंने इसे अमेरिकन और अफ्रीकन लिटरेरी फिगर कहा है। लेकिन आमतौर पर इन्हें जो है वो अमेरिकन राइटर ही कहा जाता है। याद रखिएगा कि एलिस वॉकर, जो कि एक लिटरेरी फिगर होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यानी लोगों की फलाह के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ये खुद बिलोंग करती हैं एक मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास, एक पुअर फैमिली से। और इसी वजह से जब ये बचपन के अंदर छोटी थी ना एलिस वॉकर, तो इनके भाई ने, जिस तरह से बच्चे हमारे यहाँ भी खेल रहे होते हैं, मेले वगैरह पर जाते हैं, वहाँ से जो नकली गन्स वगैरह ले लेते हैं, बंदूकें ले लेते हैं, तो उनके अंदर ना एक गोली शरा जिसे हम कहते हैं वो डालते हैं। और एलिस वॉकर जब छोटी थी तो इनके ब्रदर ने इनकी आई के ऊपर, इनकी आंख के ऊपर गॉड फायर्ड, यानी एक फायर कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी आंख मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड हो गई थी, ख़राब हो गई थी। उसके बाद आज की डेट तक, यानी आज इनकी उम्र हो गई है 79 ईयर्स ओल्ड, इनकी वो आंख ख़राब की ख़राब ही है। अब उसकी एक वजह तो ये थी कि इनके भाई ने इनकी आंख के ऊपर फायर कर दिया। दूसरी वजह ये थी कि ये बहुत ज़्यादा गरीब थे, जिसकी वजह से बर वक्त इन्हें डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाया जा सका कि इनकी आंख का इलाज हो सके, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे। और ये तमाम बात बताने का मकसद ये है कि देख लें, एक इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी लोगों की फलाह के लिए काम कर रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जब बंदा अमीर होता भी किसी के साथ भलाई कर सकता है, अगर इंसानियत का जज्बा दिल में हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हमारी एलिस वॉकर 20th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं और कल हमने इस चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ देख लिया था कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको फेम मिला है उनके लाइफ पीरियड के अंदर और जिनको फेम मिला है उनकी डेथ के बाद। तो इसका एक सिंपल सा हमने हल निकाला कि जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई और इसके बाद विक्टोरियन एज के अंदर कंप्यूटर और बड़ी बड़ी ईजादात हो गई, द ग्रेट इन्वेंशंस हो गई, तो उसके बाद वाले जितने भी राइटर्स हैं, यानी प्रिंटिंग प्रेस के और कंप्यूटर से बाद वाले जितने भी लिटरेरी फिगर हैं, इनको फेम मिल गया था इनके लाइफ पीरियड के अंदर ही। उसकी वजह यह थी कि इनके लिखे हुए वर्क्स को उसी वक्त पब्लिश कर दिया जाता था। जब इनके वर्क्स को पब्लिश कर दिया जाता था तो लोग उसे रीड करते थे, और जब रीड करते थे तो वो फिर कहते थे किसने लिखा है, अच्छा आपने लिखा है, तो इसके लाइफ पीरियड के अंदर ही इनको फेम मिला है। और जो पहले वाले राइटर्स थे, उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई, फिर प्रिंटिंग प्रेस आई, फिर जाके उनके वर्क्स को पब्लिश किया गया, तो फिर जाके उन्हें फेम मिला, यानी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने फेम को नहीं देख पाए। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट हमने निकाला हुआ है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इसे याद रखिएगा। अब हमारी एलिस वॉकर भी तो 20th सेंचुरी की एक लिटरेरी फिगर है ना। देखें, वो आज भी जिंदा हैं और हम उनका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इनका एक वर्क था जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। द कलर पर्पल 1982 के अंदर एलिस वॉकर ने लिखा है, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा फेम मिला, बल्कि यूँ कह लें कि दुनिया के अंदर इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया, इसको जाना गया कि अच्छा ये ग्रेट वर्क एलिस वॉकर आपने लिखा है, और इसे बहुत ज़्यादा फेम मिला। एलिस वॉकर को पुलिट्ज़र प्राइज़ से भी नवाजा गया, जो कि इन्हें मिला था फिक्शन राइटिंग की
वजह से। अब याद रखिएगा कि ये जो पुलिट्ज़र प्राइज़ है ये होता क्या है, एवें ही ना हैरान हो जाएँ कि पता नहीं क्या निशाने हैदर मिल गया है। जितने भी अवार्ड हों मैं उनकी डिटेल बता देता हूँ, हो सकता है कल को इंशाल्लाह आपको भी कोई नोबेल प्राइज़ मिल जाए। तो इसलिए ना इनका जो बैकग्राउंड है वो भी ज़रा समझ लिया करें। अब ये जो पुलिट्ज़र प्राइज़ है ये एक एनुअली प्राइज़ है, यानी ये एनुअली किसी को भी दिया जाता है जो वर्क्स अच्छा लिखता है। इस एनुअली प्राइज़ को कोइन किया था जोसेफ पुलिट्ज़र ने, और ये दिया जाता है मुख्तलिफ जो शोबाजात होते हैं ना, यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेरियस प्रोफेशनल फील्ड्स सच एज जर्नलिज्म, म्यूज़िक, लिटरेचर, मेडिसिन फील्ड एक्सेट्रा। यानी कि जब एक बंदा किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है ना, तो उसे एनुअली फिर एक प्राइज़ दिया जाता है ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिल सके। कौन कौन सी फील्ड हो सकती हैं? जर्नलिज्म हो सकती है, मीडिया, म्यूज़िक फील्ड, मेडिसिन की फील्ड, लिटरेचर की फील्ड। तो इसी तरह हमारी एलिस वॉकर को भी फिक्शन राइटिंग की वजह से अंदर पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया गया है। इसके अलावा 1983 के अंदर इन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है। तो ये थी एलिस वॉकर से रिलेटेड कुछ ब्रीफ बायोग्राफी जिसे पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि इसके वर्क्स को हमने डिस्कस करना है और हमें पता है कि कोई भी लिटरेरी फिगर हो उसका जो लाइफ स्टाइल होता है, वो किस तरह से उसने ज़िंदगी गुजारी होती है, और उसका जो लिखने का अंदाज़ होता है ना, राइटिंग स्टाइल, उसके अंदर हमें वो चीज़ें देखने को मिल ही जाती हैं। अब इसकी जो शॉर्ट स्टोरी है स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी, जिसकी समरी को हम डिस्कस करने लगे हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो हमने इसका लाइफ पीरियड पढ़ा है और किस तरह से इसके वर्क्स के अंदर चीज़ें हमें जो है वो एक जैसी देखने को मिलेंगी। स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी बाय एलिस वॉकर। स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी एक इमोशनल स्टोरी है। इससे पहले हमने डी.एच. लॉरेंस की स्टोरी द मैन हू लव्ड आइलैंड को डिस्कस किया था, जो कि एक साइकोलॉजिकल स्टोरी थी। अब ये ना स्टोरी की टाइप्स होती हैं कि ये इमोशनल स्टोरी है। अब आप समझ जाएं कि इसके अंदर हमें जो ट्रेजेडी बेस्ड एलिमेंट्स है ना, सैडनेस वगैरह ही, गुर्बत, पुअर्टी और दुख ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये इनकी ना कुछ स्टोरी की टाइप्स होती हैं जिसे बता दिया जाए, फिर आप ना माइंड सेट कर लिया करें कि ये स्टोरी इस टाइप की होगी। तो अब ये जो स्ट्रॉन्ग होस्टी है ये एक इमोशनल स्टोरी है। तो ये शॉर्ट स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक रूम के अंदर एक माँ, उसका बेटा और एक और लेडी मौजूद होते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो लेडी है ना, इसका माँ और बेटे के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, बस ये इनके साथ कमरे के अंदर मौजूद होती है। अब इस रूम के अंदर जो मदर हैं वो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर हैं, यानी प्रोटैगनिस्ट हैं, जिनका नाम रानी टूमर होता है। और इनकी अपीयरेंस कुछ इस तरह से होती है कि ये ब्लैक वूमेन होती हैं, अनएजुकेटेड होती हैं, और सबसे दुख की बात कि बहुत ज़्यादा ही गरीब होती हैं। ये रानी टूमर जो कि स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट हैं, इनके इर्द गिर्द ही सारी इस शॉर्ट स्टोरी ने घूमना है। तो इनकी अपीयरेंस को अच्छे से याद रख लें कि ये एक ब्लैक वूमेन है, पुअर है और अनएजुकेटेड है, और बड़े ही फटे पुराने हाल के अंदर इस कमरे के अंदर बैठी हुई है। अब ये बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा वरीज और परेशान है। भैया ये क्यों परेशान है मदर? क्योंकि इसका बेटा, जिसका नाम होता है स्नोक्स, वो बहुत ज़्यादा सिक हो गया होता है। स्नोक्स जो कि रानी टूमर का बेटा है और स्टोरी का दूसरा मेन करेक्टर है। अब ये स्नोक्स एक छोटा बच्चा है, ये सिक है और इल एजिटिमेट सन है। इल एजिटिमेट सन आप समझते हैं ना, ऐसा लड़का जिसको इसके वालिद के नाम का पता नहीं होता, उसे कहते हैं इल एजिटिमेट। तो स्टोरी के अंदर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रानी टूमर हैं, इनका हस्बैंड और स्नोक्स का फादर, वो कहाँ पे है? तो ये इल एजिटिमेट सन है, इसको इसके बाप का नहीं पता होता, और इसको ना लॉ के अंदर जो है वो नॉट ऑथराइज्ड कहा जाता है। इल एजिटिमेट का मीनिंग अगर डिक्शनरी के अंदर सर्च करें तो लिखा हुआ है नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ, यानी कि ऐसा बच्चा जिसे इसके पेरेंट्स से फादर का नाम पता नहीं होता, बल्कि उसकी परवरिश उसकी माँ ही कर रही होती है। तो इस तरह से ये जो लॉ है उसके लिए नॉट एथराइज्ड होगा, क्योंकि जहाँ पर भी जाएं तो वो सबसे पहले पूछते हैं ना आपके फादर का नाम बता दें, तो उसका आईडी कार्ड वगैरह जमा करा दें, तो ये लॉफुल बात है। तो ये दुनिया के अंदर जो है वो तमाम जगह पर ही ऐसे होता है। अब मदर यानी रानी टूमर के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने बेटे स्नोक्स का कहीं अच्छे से इलाज करवा सके या उसकी मेडिसिन ही ले सके, और वो हमेशा से एक बिलीव में रहती है, एक इंतज़ार में रहती है कि शहर से कोई वाइट डॉक्टर आएगा और वो आकर मेरे स्नोक्स का इलाज करेगा और वो ठीक हो जाएगा। और इसी इंतज़ार में वो रूम का जो डोर है ना, उसके पास ही बैठी रहती है। और इनके साथ मैंने शुरू के अंदर बताया था ना, एक लेडी है जिसका नाम होता है सारा। सारा की क्वालिटीज़ को भी देख ले, मैजिक एंड रेमेडीज़,
यानी ये जादू टूने के ज़रिए से लोगों का इलाज करती है, इलाज मुआवजा करती है जादू के ज़रिए से। और ये रानी टूमर से कहती है, क्या वाइट डॉक्टर के इंतज़ार में बैठी हुई हो, मुझे कहो, मैं ऐसे चुटकी बजा के मैजिक के ज़रिए तुम्हारे स्नोक्स को अभी ठीक कर दूंगी। तो जो रानी टूमर होती है वो कहती है, नहीं, मुझे कोई टम्परेरी सा तुमसे इलाज नहीं करवाना, मुझे अपने स्नोक्स का ना बर वक्त और पूरे का पूरा ठीक इलाज करवाना है। और शहर से एक वाइट डॉक्टर आएगा और वो आके मेरे स्नोक्स का इलाज करेगा। अब ये मदर रानी टूमर बार बार वाइट डॉक्टर की रट क्यों लगा रही है, क्यों नहीं सारा से इलाज करवा रही? उसकी वजह यह है कि जब ये अपने विलेज के अंदर गई थी ना, तो इसकी वहाँ मुलाकात होती है मेल मैन से। अब ये मेल मैन कौन है? ये मेल मैन होता है एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंटर। एडवर्टाइजमेंटर कहते हैं उसे, जो तशहीर करते हैं ना कंपनी की। वो कंपनी के इश्तिहारात वगैरह लेके लोगों में तकसीम कर रहे होते हैं कि यह आप हमारी कंपनी के मतलब चीज़ें पढ़ें और आप इनको आके विज़िट करें और ख़रीदें, या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं आप। तो ये मेल मैन भी ना एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंटर होता है। तो ये ना जब इससे मिलती है रानी टूमर विलेज के अंदर, तो वो इसे भी एक पम्फलेट दे देता है, एक इश्तिहार देता है। और ये रानी टूमर, जैसे मैंने शुरू में बताया था, एन एजुकेटेड वूमेन है। तो ये उसे कहती है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मशीनें बनी हुई हैं, ये हम कहाँ से ले सकते हैं? तो मेल मैन इसे कहता है कि ये बिल्कुल फ्री है, ये तो हम सबको दे रहे हैं, चाहे आप गरीब हैं चाहे कोई अमीर हो, ये हम फ्री दे रहे हैं, आप इसे ले लें, इसमें कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये रानी टूमर बड़ी इम्प्रेस हो जाती हैं। ये कहती हैं, मेलमैन क्या दरिया दिल बंदा है, मुझे इश्तिहार ही फ्री में दे दिया, ऊपर इतनी मशीनरीज बनी हुई हैं, वाह जी वाह, बड़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर ये उसे कहती है, मेलमैन जी, मेरा एक बेटा है स्नॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा सिक है, बीमार है। तो उसके इलाज के लिए ना, शहर में आप रहते हैं, वहाँ कंपनीज़ के अंदर आप काम करते हैं, तो मेरे बेटे स्नॉक्स की तबीयत बड़ी ख़राब रहती है। तो आप उधर किसी वाइट डॉक्टर को कहें ना कि वो गांव में आके मेरे स्नॉक्स को ज़रा एक दफ़ा देख ले। तो ये ना देखता है, क्या अनएजुकेटेड सी वूमेन है, पीछे ही पड़ गई है इश्तिहार लेने के चक्कर में, और इससे बदबू भी आ रही होती है, बिना नहाए धोए तो उसके पास पहुंच जाती है। तो वो ना अपनी कार में बस बैठने की जल्दी करता है, इसे कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वाइट डॉक्टर को बोल दूंगा और वो आके तुम्हारे स्नॉक्स को ज़रा देख लेगा। तो इसी वजह से इसने ये रट लगाई हुई है कि मैं सारा तुमसे जादू टोने से इलाज कोई नहीं करवाना, कि एक वाइट डॉक्टर वहाँ से मेल मैन भेजेगा, मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, और वो आके मेरे स्नॉक्स को देखेगा और ये फिर ठीक हो जाएगा। अब कई दिन गुजर जाते हैं, ना कोई वाइट डॉक्टर आता है, ना कोई मेल मैन की खबर होती है। वो तो एक कंपनी का एडवर्टाइज़र होता है, वो ऐसे ही बस जान छुड़ाने के लिए से कहता है कि मैं कह दूंगा किसी वाइट डॉक्टर से। तो किसने आना था, किसी ने भी नहीं आना था। तो ये उसी के इंतज़ार में बैठी रहती है, और जो स्नोक्स होता है उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, काफ़ी बिगड़ने लग जाती है। अब एक दिन स्नोक्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और सारा उसे कहती है, रानी टूमर देख ले, अब इसकी तबीयत कितनी ख़राब हो गई है, तुम वाइट डॉक्टर का इंतज़ार करती रहो, इसने मर जाना है। तो रानी टूमर ये सुन के ना डर जाती है, और अपने बेटे की तरफ देखती है ना, तो उसकी तबीयत वाकई बड़ी ख़राब हुई पड़ी होती है। तो उसका बेटा जो डेंजरस, जिसे कहते हैं नहीं, लाइफ डेंजरस वाली सिचुएशन आ जाती है। तो वो सारा से कहती है, छोड़ वाइट डॉक्टर को, कर मेरे बेटे का इलाज। सारा उससे कहती है कि मैं एक रेमेडी से, यानी देसी टोटके से तुम्हारे बेटे का अब इलाज करने लगी हूँ, और मुझे ना इस इलाज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टमच की ज़रूरत होती है, यानी इसका मैदा बड़ा ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन ये तुम्हारा जो बेटा है, ये तो बड़ा वीक है, बड़ा सिक है, इसका जो मैदा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए तुम ऐसा करो कि एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी लेकर आओ। अब ये स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी, ये क्या है? ये इसे कहती है बेसिकली कि इसका मैदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं जो इलाज करने लगी हूँ उसके लिए ना पेशेंट का जो मैदा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो तुम ना घोड़ी का पेशाब लेकर आओ, यूरिन लेकर आओ, ताकि वो हम इसे पिलाएं, और इसका जो मैदा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और फिर मैं अपना इलाज शुरू करूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट करें कि 20th सेंचुरी के अंदर ये जो हकीम होते हैं, नीम हकीम जान को ख़तरा, तो ये देखें कैसे कैसे इलाज बता रहे हैं। बहरहाल इसके थीम को जब डिस्कस करेंगे तो इन चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे आपने यही याद रखना है कि ये उसे कहती है, घोड़ी का यूरिन लेकर आओ। अब मदर यानी रानी टूमर जब अपने बेटे की कंडीशन को देखती है, तो वो कहती है, मैं अबे फील्ड्स यानी खेतों की तरफ जाती हूँ और किसी मेर का यूरिन लेकर आती हूँ। MARE मेर होता है घोड़ी, और HORSE हॉर्स घोड़ा है। तो स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी यानी घोड़े का ही
जो टाइटल के अंदर वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन सारा उसे कहती है कि तुम लेकर आओ एक मेर यानी एक घोड़ी का पेशाब। तो ये यहाँ याद रखिएगा कि घोड़ी है, घोड़े का पेशाब नहीं उसे रिक्वायर्ड करती। तो वो खेतों की तरफ भागती है कि चलें कहीं से मैं ये जो कह रही है वो लेकर आती हूँ, मेरा जो स्नोक्स है वो ठीक हो जाएगा। और ये खेतों की तरफ जब जाती है तो बारिश होना भी शुरू हो जाती है, बड़ी तेज़ बारिश होती है गरज और चमक के साथ। और ये खेतों में जाके इधर-उधर देखती है, एक जगह पर खेत में इसकी नज़र पड़ती है, एक मेर खड़ी होती है यानी एक घोड़ी खड़ी हुई होती है। और ये उसको देखती है, हाँ घोड़ी मिल गई। और ये कहती है कि अब यहाँ पर मैं खड़े होकर इंतज़ार करती हूँ कि कब ये यूरन करे यानी पेशाब करे और मैं उसे लेकर जाऊँ। अब बारिश भी हो रही होती है, बिजली भी चमक रही होती है। जब घोड़ी यूरन करना शुरू करती है तो इसके पास कोई बर्तन नहीं होता। तो ये देखती है कि बर्तन तो मैं लेकर ही नहीं आई, बारिश हो रही है, अब घर गई तो फिर भी मामला ख़राब है, घोड़ी ना निकल जाए, यानी अब तो ये यूरन कर रही है तो फिर ये करे ही ना। तो ये ना अपना जूता उतारती है, ये कहती है इसके अंदर ही सेव कर लेती हूँ और लेकर चली जाती हूँ कमरे में। तो ये ना अपना जूता उतारती है और घोड़ी के नीचे से उसका पेशाब भरना शुरू कर देती है। अब बारिश भी हो रही होती है, यकदम से बिजली की चमक पड़ती है, घोड़ी डर जाती है और वो भागना शुरू कर देती है। रानी टूमर मदर जो होती हैं स्नोक्स की, वो भी अब बारिश के अंदर घोड़ी के नीचे यानी उसके साथ साथ ही अपना जूता उठाए भागना शुरू कर देती है। अब घोड़ी थोड़े फासले पर जाकर जब इससे बेजार हो जाती है कि ये क्या मेरे पीछे पड़ गई है एक औरत आके, वो इसे एक किक मार देती है, एक लेग मारती है, तो जिसकी वजह से रानी टूमर दूर जाके गिर जाती है। लेकिन वो इसकी कोई परवाह नहीं करती, वो कहती है कि सारा ने कहा था कि इसका यूरन लेकर ही जाना है तो मैंने लेकर ही जाना है। वो दोबारा से उठती है तो वो ना अपने शू जो उसने जूता पकड़ा होता है उसके अंदर कुछ तो बारिश का पानी मिक्स हो जाता है, लेकिन कुछ उसने जो है वो यूरन मेर का घोड़ी का इकट्ठा कर लिया होता है। लेकिन अब क्या कहें कि गरीब बंदे होते हैं, वो जूता भी नीचे से फट जाता है। तो ये फिर क्या करती है, ये अपने मुंह से यानी अपने टीथ से ना उसे जूते को नीचे से दबा लेती है कि ये जो भी यूरन गिरे वो मेरे मुंह के अंदर चला जाए, चलो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ना उन्होंने एक मदर की अपने बेटे के लिए एफर्ट को बताया है, वरना कौन सा बंदा लाइक करेगा कि वो किसी मेर का या किसी और चीज़ का यूरन जैसे मुंह में डालता फिरे। तो ये माँ ही होती है। बहरहाल रानी टूमर अपने टीथ से शू को दबाए हुए कमरे की तरफ मूव करती है और दूसरी तरफ सारा जो कि स्नॉक्स का इलाज करने के लिए वेट कर रही होती है कि स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी यानी मेयर का यूरन लेकर कब आएगी ये रानी टूमर। तो जो स्नॉक्स होता है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है बर वक्त इलाज ना होने की वजह से। जब रानी टूमर इतनी बारिश में खेतों से अपने टीथ के अंदर शू को दबाए हुए कमरे के अंदर पहुंचती है तो सारा उसे कहती है कि स्नॉक्स मर चुका है, उसकी सांस नहीं चल रही। और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट स्टोरी स्ट्रॉन्ग हॉस्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में एक और शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।